अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय लेसन्स। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के खूब एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ ग्रामर के तमाम लेसन्स को देख रहे हैं और उसमें दिया गया काम कंप्लीट कर रहे हैं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के एक टॉपिक के बारे में। जल्दी से अपनी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बुक ग्रामर निकाल लें ताकि हम आज के काम को स्टार्ट कर सके। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का जो हमारा टॉपिक है, आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको सेंटेंसेस लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और आप ये सोच रहे होंगे कि रोज ही ग्रामर में हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बारी बारी पढ़नी है, यानी ऐसी चीजें हैं जिनको हमने एक एक अलग-अलग टॉपिक के साथ पढ़ना है। जैसे इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्प्लिट डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के वर्ड्स को स्प्लिट कैसे करना है, वो भी सेंटेंस का एक पार्ट था। तो आज का ये वीडियो लेसन भी सेंटेंसेस के ऊपर है, जिसके ऊपर हमने बात करनी है कंपाउंड सेंटेंसेस। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेंटेंस की कितनी किस्में होती हैं, उसके अंदर कंपाउंड सेंटेंस कहां पर आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रामर के अंदर कंपाउंड सेंटेंस की क्या वैल्यू है, कैसे लिखे जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारी डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल्स भी लिखी हैं ताकि हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ साथ ये सारे एग्जांपल्स आपकी बुक से ही मैंने लिए हैं। ठीक है, आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लेसन नंबर 15 हम कर रहे हैं, सेंटेंसेस जिसका नाम है, और फर्दर उसमें टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी आज का जो टॉपिक है हमारा, वो क्या है? कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, पेज नंबर है 48 एंड 49। अच्छा, यहां पर मैं आपको सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करके बताऊंगी, फिर उसकी एग्जांपल है, फिर कंपाउंड सेंटेंस, उसकी डेफिनेशन, एंड देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और उसकी डेफिनेशन। अच्छा, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, अ सिंपल सेंटेंस। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अ सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन क्लॉज ओनली। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्लॉज क्या होता है, किसको याद है? भूल गए हैं सब? हाँ जी, क्लॉज जिसका मतलब है ऐसी चीज, ऐसी बात जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट और साथ में वर्ब दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहां पर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें नजर आ जाएं, उसको आप क्लॉज कहते हैं। ठीक है, यहां हमें ये बात समझ आ रही है कि हमें जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर एक क्लॉज होता है। अगर क्लॉज के वर्ड को हम कहते हैं कि बात, ठीक है, एक बात अगर की जा रही है एक सेंटेंस में, तो वो कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल आपकी बुक वाली ही है। इंग्लैंड लॉस्ट द मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड ने क्या किया? वो मैच हार गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब हमें ये बात पता चल रही है कि बात तो दो टीम्स की हो रही है, लेकिन बात तो एक है, मैच जीतने की या मैच हारने की। तो मैच की बात हो रही है। हमें ये भी पता चल गया कि इसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब भी यूज हो रही है, और उसके बाद बाकी की इंफॉर्मेशन में हमें क्या नजर आ रहा है? ऑब्जेक्ट भी नजर आ रहा है। समझ आ गई? ठीक है, यहां पर दोबारा मैच भी है और उसके अलावा सारे वर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां हमें एक बात पता चल गई कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होती हैं। हमें अगर एक सेंटेंस में एक क्लॉज नजर आ रहा है, एक बात हो रही है, तो वो क्या है? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। अब ये सेंटेंस तो हमने बड़ी दफा लाइफ में पढ़े हैं। अब अगली बात को गौर से देखें। अगली बात है एक कंपाउंड सेंटेंस। बबल बना लेते हैं। A compound sentence is made up of two or more main clauses. तो ये एक बात हमें पता चल गई कि कंपाउंड सेंटेंसेस में एक से ज्यादा क्लॉज होंगे, यानी कि एक से ज्यादा बातें की जा रही हैं। ठीक है, जैसा यहां पर तो सिर्फ हारने की बात हो रही थी, हो सकता है कि कंपाउंड सेंटेंस में इसके आगे भी एक बात दी गई हो। ठीक है, which are joined together with and, but, or, जिनको आपस में किस तरह जोड़ा जाता है? उन दो बातों को, दो मेन क्लॉजेस को, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं and, but, or, इसके अलावा कोई कंजंक्शन जो होगी, आप उससे कंपाउंड सेंटेंसेस को नहीं जोड़ सकते। बाकी की कंजंक्शंस कहां यूज होंगी? वहां पे जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब इस बात को समझने के कंपाउंड सेंटेंस की एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इन अ कंपाउंड सेंटेंस बोथ क्लॉजेज आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ये हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल गई कि हमारे पास दो क्लॉजेज यहां दिए तो गए हैं, लेकिन दोनों के दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। किस लिए?
मेन क्लॉज हैं, दोनों के दोनों बातें एक साथ की जा रही हैं तो ही समझ आएगी। ठीक है, तो यहां पे हम एक स्टार बना लेते हैं। आप अपनी बुक्स पे भी यहां स्टार बना लें। एग्जाम्पल, अब कंपाउंड सेंटेंस की एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका प्लेड द क्रिकेट सेमीफाइनल मैच टुडे। एंड, अब ये एंड का वर्ड हमें क्या बता रहा है कि ये क्या है? कंजंक्शन। मतलब यहां तक हमारा एक क्लॉज खत्म हो गया है। कहां से? इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका प्लेड द क्रिकेट सेमीफाइनल मैच टुडे। बस, यानी दोनों टीमों ने क्या किया? सेमीफाइनल मैच आज खेला है। और एंड इंग्लैंड लॉस्ट द मैच बाय 4 रन्स। क्या ये दोनों बातें आपस में मैच कर रही हैं कि दोनों टीमों ने मैच खेला और उसके बाद एक टीम क्या कर गई, उसमें से लॉस्ट द मैच हार गई। तो क्या ये बातें दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। तो ये बात हमें पता चल गई कि हमने कंजंक्शन यूज करनी है, एंड, बट और, क्योंकि क्या होगा, ये दोनों क्लॉजेस आपस में क्या है? रिलेट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आपस में एक साथ मीनिंग दे रहे हैं। यहां तक कंपाउंड सेंटेंसेस की डेफिनेशन समझ आ गई सबको? ओके, अब हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। हाँ जी, अगली बात यह है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सबसे पहले तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इज मेड अप ऑफ 2 और मोर मेन क्लॉजेस। ये बात तो कंपाउंड सेंटेंस वाली हो गई कि दोनों में क्या होते हैं? 2 से ज्यादा या 2 मेन क्लॉजेस। अच्छा, विच आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये एक जो बात है ये हमारी क्या है? स्टार बनाने वाली इंपॉर्टेंट बात। कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर तो दोनों सेंटेंसेस क्या कर रहे थे? जुड़े हुए थे, आपस में एक मीनिंग दे रहे थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है? सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस तो 2 होते हैं, बातें तो 2 हो रही हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक इस तरह नहीं है कि दोनों अगर अलग-अलग हो तो कोई मीनिंग नहीं देते। यानी मेन क्लॉज का दूसरे क्लॉज के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक हो गया? इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, दिस यूज्ड टू बी एन एम्प्टी पीस ऑफ लैंड बिफोर। अब जो बिफोर का वर्ड है ये कंजंक्शन है, तो यहां तक हम रुक जाते हैं। तो हमें ये बात पता चल गई कि ये कंजंक्शन हमारे पास एंड भी नहीं है, बट भी नहीं है और भी नहीं है। मतलब कि ये कंजंक्शन कौन सी है? ये वो कंजंक्शन है जो यूज होगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर। अच्छा, तो यहां तक हमारा पहला क्लॉज खत्म हो गया, दिस यूज्ड टू बी एन एम्प्टी पीस ऑफ लैंड। ये जमीन का एक खाली टुकड़ा हुआ करता था। अच्छा, बिफोर, इससे पहले के द बिल्डर्स मेड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, के बिल्डर्स ने क्या किया? जो जमीन के ऊपर क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं। उन्होंने क्या किया? दे मेड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उन्होंने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, जैसे शॉपिंग सेंटर होता है, हाइपर मार्केट्स होती हैं। अच्छा, तो ये क्या, ये दोनों बातें आपस में रिलेट कर रही हैं? रिलेट तो कर रही हैं, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं दिस यूज्ड टू बी एन एम्प्टी पीस ऑफ लैंड, समझ आ रही है बात? दिस व्हाट, हमें नहीं पता चल रहा क्या आंसर है। अगर मैं सिर्फ ये बात अकेली बोलूं द बिल्डर्स मेड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो क्या ये बात हमें समझ आ रही है? नहीं, दोनों बातों का साथ होना जरूरी होता है। इसी तरह हम इसके आगे एक और क्लॉज भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर एक और क्लॉज ऐड हो जाएगा, उसका रिलेशन पिछले के साथ होगा, लेकिन ये सारी बातें किससे रिलेट करेंगी? मेन क्लॉज से। अब यहाँ इस चीज को गौर से देख लें, जो ये पार्ट है दिस यूज्ड टू बी एन एम्प्टी पीस ऑफ लैंड, जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट मेंशन है, तो हम कहते हैं ये वाला हमारा है मेन क्लॉज। ओके, अब कंजंक्शन आ गई बिफोर। कंजंक्शन के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसके लिए एक और नाम लिखा जाता है जो कि है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी ऐसा क्लॉज जो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेन क्लॉज पे। यानी ये बात अकेले हमें कोई मानी नहीं देगी जब तक हमारे पास मेन क्लॉज ना हो जिसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया है या ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है। ये बात आपको तब समझ आएगी जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आई होप डेफिनेशन तक की बात सबको क्लियर हो गई है। ऑलराइट ग्रेड 6, यहां तक ये बातें हमने पढ़ ली, डेफिनेशंस भी पढ़ ली। अब हमने इनकी एग्जांपल्स भी देख ली हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक
छोटी सी अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज के ऊपर। जल्दी से इधर देख लें, आपकी बुक के अंदर लिखा है लेट अस अंडरस्टैंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एनी ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं ये क्या है, सारी कंजंक्शंस है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये कंजंक्शंस किसके लिए यूज होती हैं, ये सब की सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए। वेरी गुड। वर्ड्स हमारे पास जो दिए गए उनको मैं रीड कर देती हूं। इफ, बिफोर, अंटिल, वेयर, ऑल्दो। अच्छा, अब इन वर्ड्स को बारी बारी हम इन सेंटेंसेस के अंदर फिल करते हैं। नंबर 1, द ट्रेन हैड लेफ्ट डैश वी रीच्ड द स्टेशन। ट्रेन जा चुकी थी जब तक कि हम कहां पहुंचे, स्टेशन पे। अब कौन सा यहां से हम वर्ड लेते हैं, कौन सा कंजंक्शन यहां आएगी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, क्योंकि हमारे जाने से पहले क्या हुआ था, ट्रेन जा चुकी थी। हम इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड, दे फाउंड अ नाइफ फुल ऑफ ब्लड एट द स्पॉट। यहां तक एक मेन क्लॉज खत्म हो गया, एक कंजंक्शन लगानी है। द मर्डर हैड टेकन प्लेस। हमें ये बात क्या कह रही है कि एक खून से भरी हुई छुरी वहां मिली थी जहां पर क्या हुआ था, मर्डर हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर, इफ, अंटिल, ऑल्दो। वेयर जगह की बात हो रही है, तो हमने बात की थी कि जब भी जगह के बारे में बात हो रही है, प्लेस का वर्ड आएगा तो हम कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, वेयर की। ओके। नंबर 3, डैश शी फिनिशेस हर वर्क शी कांट लीव द ऑफिस। जब तक कि वो अपना काम खत्म नहीं करती वो ऑफिस से नहीं जा सकती। अब हमने कौन सा वर्ड लगाना है, until, if, although। until she finishes her work, जब तक कि वो अपना काम पूरा नहीं करती, she can't leave the office। यहां तक की बात सबको समझ आ गई। अब बच्चों हमने आखिरी एक वर्ड जो है वो एक आखिरी सेंटेंस में पुट करना है। जल्दी से इस काम को फिनिश कर लेते हैं। अच्छा, जो लास्ट सेंटेंस है उसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूं। नंबर 4, डैश ही वाज सिक ही अटेंडेड द मीटिंग। जबकि वो बीमार था, हालांकि वो बीमार था, दोनों तरह से आप इसको देख सकते हैं। ही अटेंडेड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड की, उसने मीटिंग ली। अच्छा, यहां पर हम वर्ड जो यूज करते हैं, हमारे पास 2 ही वर्ड्स रह गए हैं, ऑल्दो, इफ। ओके, ऑल्दो यहां लिख लिया, अगरचे, हालांकि, जैसे भी आप इसको पढ़ लें। ही वाज सिक ही अटेंडेड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड की। यहां तक अंडरस्टैंडिंग सबको हो गई कि किस किस तरह हमने कंजंक्शंस लगाने हैं। एक बात आप यहां देख रहे हो कि एक कंजंक्शन तो स्टार्ट में भी आ रही है, लेकिन आपको एक बात समझ आ रही है कि कंजंक्शन से लेके जहां पे पहला क्लॉज खत्म हो रहा है वहां पर हमने क्या लगा दिया है, कॉमा। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये मेन क्लॉज है, और उसके बाद वाली बात क्या है जी, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज। यहां तक की बात सबको समझ आ गई। अच्छा, अब अगला जो काम है बच्चों, ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज है, यानी ये काम आपकी बुक पे ब्लैंक्स छोड़ी हुई है, हमने उनमें लिखना है। पेंसिल पकड़ लें, ये काम जल्दी से मेरे साथ सॉल्व करें। अंडरलाइन द मेन क्लॉज। नंबर 1, he bought the house which belonged to his uncle। आपको पता चल रहा है कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, कोई कंजंक्शन है, उससे पहले वाला जो पार्ट होता है जिसमें हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। he bought the house, फर्स्ट पार्ट, ये क्या है, मेन क्लॉज। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, Ron hurt Abel because he was jealous of him। जो हमारा मेन क्लॉज क्या है, ये मेन बात क्या की जा रही है कि रॉन ने एबल को क्या किया, मारा या तकलीफ पहुंचाई। ये हमारा क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन से पहले का जितना पार्ट है वो क्या है, मेन क्लॉज। नंबर 3, द मेड विल गो बैक आफ्टर शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। आफ्टर कंजंक्शन है, उससे पहले का पार्ट क्या है, बिल्कुल मेन क्लॉज। नंबर 4, although she was very tired, कॉमा, तो ये बात हमें क्या बता रही है, जहां कंजंक्शन है फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये हमारा क्या है, बिल्कुल ये हमारा है मेन क्लॉज। She finished the work before sleeping। यहां तक ये बात सबने मेरे साथ सॉल्व कर ली अपनी बुक पे। वेल डन। मैं उम्मीद करती हूं बच्चों कि आपको समझ आ रहा है कि मेन क्लॉज क्या होता है और किस तरह हम उसको डिपेंडेंट क्लॉज के साथ लिखते हैं, और बीच में लिखने वाली जो वर्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंजंक्शंस। वेरी गुड। तो यहां तक प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए भी खत्म हो गई। अब हम करने जा रहे हैं लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज, जिसका नाम है प्रैक्टिस एक्सरसाइज बी। तो बच्चों लास्ट एक्सरसाइज जो है, अब उसको देख लेते हैं। प्रैक्टिस बी क्या है, मैच द क्लॉज इन कॉलम ए, दिस साइड, ये वाली साइड, विद द मोस्ट सूटेबल क्लॉज इन कॉलम बी। यानी पार्ट बी के अंदर से हमने क्या करना है, खुद से चूज करना है जो सूटेबल है, यानी जो क्या कर रहा है, साथ
सेंस दे रहा है, अप्रोप्रिएट है, मुनासिब है, वो वाला क्लॉज हमने यहां से मैच करना है टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बनाना क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वेरी गुड। अब मैंने इस काम को इस तरह किया है कि मैंने यहां पर फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट कॉलम के अंदर हर क्लॉज से पहले 1 2 3 4 लिख दिया है, और मैंने पार्ट बी के सारे क्लॉजेस को ए, बी, सी एंड डी, आप भी अपनी बुक में इसी तरह नंबरिंग कर लें, ताकि जब हम मैचिंग की बात करें तो वो बहुत सारी लाइंस नजर ना हमें आए, उससे कंफ्यूजन होती है। हम सिर्फ क्या करेंगे? नंबर्स मैच करेंगे। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहां से एक क्लॉज को, और फिर देखते हैं कि बी पार्ट में से, बी कॉलम में से हमें कौन सा ऐसा क्लॉज है जो साथ मैच कर रहा है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। नंबर 1, द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई थी। वाई? विच दे प्ले एट अ लाउड वॉल्यूम द होल डे। नो। वी बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। नो। सी, बिफोर आई सैट ऑन इट, इससे पहले कि मैं उस पर बैठता। ये बात समझ आ रही है? तो हम कहते हैं कि 1 का आंसर क्या है? सी। हम यहाँ पे सिर्फ सी लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो आप मैच कर सकते हैं, बट वो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है? अच्छा, नंबर 2, माई नेबर्स हैव बॉट अ म्यूजिक सिस्टम। हमने यहाँ पर वॉल्यूम की बात कहीं पढ़ी है, विच दे प्ले एट अ लाउड वॉल्यूम द होल डे, यानी कि मेरे नेबर्स ने क्या किया है, मेरे हमसायों ने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा है जिसको वो ऊंची आवाज में सारा दिन बजाते हैं, प्ले करते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं ए पार्ट। ओके, नेक्स्ट, द डेलीगेट्स विल कम आउट फॉर लंच। जो डेलीगेट्स हैं, यानी जो लोग बाहर से आए हैं, दूसरी कंट्री से आए हैं किसी काम के लिए, वो लंच के लिए बाहर आ जाएंगे। कब? अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? वी बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। नो। आफ्टर देयर फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स इज ओवर। टॉक्स का जो वर्ड है यहाँ पे एस के साथ इसलिए यूज किया गया है, इसको हम कहते हैं बातचीत, यानी कॉन्वर्सेशन। अब बातचीत जब करते हैं तो वो एक से ज्यादा होती है, बिल्कुल। तो इसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसी प्लूरल नाउन है जिसको इर्रेगुलर प्लूरल नाउन कहा जाता है, जहां पर आप टॉक्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये कि एक से ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं आपस में इन अ ग्रुप। अच्छा, हम इसको मैच कर लेते हैं डी के साथ। ओके जी, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल्दो वी हैड नो प्लान्स टू डू शॉपिंग, अगरचे हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम शॉपिंग करें, फिर भी लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। वी बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, हमने फिर भी बहुत सारी चीजें कहां से खरीदी? बाजार से, यानी मार्केट से। तो यहां पर हम ऐड कर देते हैं बी। आपकी समझ के लिए मैं एक सेंटेंस यहां पे पूरा लिख देती हूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली हमने मैचिंग किस तरह की है। हम पार्ट 1 लिख लेते हैं। द चेयर वॉज ब्रोकन, ये कौन सा पार्ट आ गया? मेन क्लॉज। अब सी के साथ अटैच कर देते हैं। बिफोर, बिफोर हमारी क्या है? कंजंक्शन। वेरी गुड। आई सैट ऑन इट, ये आ गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस तरह आपको समझ आ गई होगी कि मैंने किस तरह सेंटेंसेस को जोड़ा है। ये बात सबको समझ आ गई है? सबने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है? वेरी गुड स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा ये लेसन होता है बिल्कुल खत्म। आई होप आपको आज मेरे साथ ये बात समझ आ गई होगी कि सेंटेंसेस कितनी किस्म के होते हैं और हर सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है। हमने मिलकर एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व किया और साथ ही साथ बहुत सारी प्रैक्टिस भी की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे एक अगले वीडियो लेसन में, जहां हम करने जा रहे हैं एक और मजेदार ग्रामर का टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।